वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं हर ट्यूसडे और थर्सडे को लंदन स्टूडियो से लाइव हमारा शो ये होता है 6:30 बजे लंदन टाइम के मुताबिक, और इसमें हम पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से आपको जानकारियां देते हैं। लेकिन आज एक अहम बात पे मौजू पे हम बात करेंगे, और वो है इमरान खान की आज जो उसने तकरीर की है, और उसमें उसने जो 370 और 35A के हवाले से बात की है और जो इल्जामात लगाए हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज आपकी मुलाकात रावला कोट के एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहता हूं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी रावला कोट के लोगों के, पुंछ के लोगों के दुख दर्द को सहते हुए, झेलते हुए और लोगों की मदद करते हुए गुजारी है। ये मैंने आज रेडियो हिमालय में ये खबर दी थी कि जो डिवीजन है पानियला, वहां पे रावलाकोट में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, यानी बगैर किसी शेड्यूल के लोड शेडिंग हो रही है, और उसके लिए कल जो है वो शटर डाउन स्ट्राइक गालबन ताजर करने जा रहे हैं। तो रावलाकोट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार फारूक करीम साहब, और दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेजर जनरल AK सिवाज साहब। आप दोनों का बहुत स्वागत है जी। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। मैं शुरू करूंगा सरदार फारूक करीम साहब से। आप अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, और जनरल साहब का भी शुक्रिया। अंधेरे में चूंकि यहाँ बिजली नहीं है तो अब मैं दूसरे कमरे में, बच्चे सोए हुए हैं तो उनसे मोमबत्ती लेने जाना भी थोड़ा मुश्किल है, चूंकि आप ऑनलाइन हो गए हैं। तो ये बिजली का बड़ा इशू है, 5 मिनट के बाद चली जाती है, तो इसलिए मैं अंधेरे में हूँ। तो आपके चैनल का और आपका और जनरल साहब का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम जी। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। मैंने हालांकि आपसे ये अर्ज भी की थी कि ये ना हो कि आप हमारे चैनल पे आए और उसके बाद आपको कोई वहां परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन आप बड़े बहादुर हैं। आपने कहा है अपने लोगों के मसाइल जो है वो खुद बयान करना चाहता हूं, तो आपको अब फ्लोर में देता हूं। आप करें बात, बताएं कि लोगों के क्या वहां मसाइल हैं और पेंशनर्स के क्या मसाइल हैं। देखो, बुनियादी तौर क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की बात है तो इंसानी हकूक के हवाले से यहाँ तो बुनियादी हकूक ही लोगों के जो है ना सल्ब हुए हैं। मैं अर्ज करूं कि चूंकि यहाँ मसले तो अगर ये एक शो में तो होते नहीं है, ये आपसे तो अब नशिस्त हो गई है, एकजुट हो गई है, तो इसमें हम बातें करते रहेंगे। मोस्टली ये है कि रावला कोट में चूंकि जितने इधर जो थे अपना डाक खाने थे जो GPO के मुतलका, और साइड पे जो है पूंछ के कुर्बो जवार में जो डिस्ट्रिक्ट थे, जिस तरह पलांद्री हुआ और इस तरह की जगह में जो डाकखाने थे, वहां लोगों ने अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करवाई हुई थी। और कुछ लोगों ने जो कोई आर्मी के, चूंकि आपको पता है पूंछ के लोग फौज में ज्यादा रहे तो कुछ कई लोगों ने पेंट नहीं होती। इन से मैं जब जाता हूँ गैर देख रहा था, रात को आके बैठी रहती हैं, खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं साथ में, और उनके साथ जो है मर्द भी हैं। तो वो मैंने एक दिन, चूंकि हमारी लोकल मीडिया ने जब ये इस चीज इशू को उठाया तो मैं भी इस पे फेसबुक पे देखने लगा, तो पता ये चला है कि इन लोगों के अपने ही पैसे, कुछ कई लोगों के अपने और कई को हुकूमत ने जो देने होते हैं, जो मतलब उनको उन्होंने सर्विस वगैरह की होती है, तो उस हवाले से चूंकि वो जब डाकखाने अपना यहाँ के बंद हुए, इनके जो स्टाफ वगैरह की कमी हुई, और इनको जो है इन्होंने कौमी डिफेंस जो स्टेट बैंक के साथ एक रेलिवेंट इदारा है, जो आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। एक मिनट रुकिए जरा। आप एक जगह पे तो बैठें, उनकी क्योंकि रात आप में मिलते हैं रात तो को उससे आके यहाँ कनेक्शन खराब हो जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डाकखानों में लोगों ने पैसे जमा करवाए हुए थे
वो कौमी बचत की स्कीम में पाकिस्तान वाले ले गए हैं। नहीं नहीं, ये नहीं कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो डाकखाने क्लोज हुए हैं उन्होंने उन लोगों को रेफर किया है कौमी बचत में कि आप अच्छा। अपना वहां से जाके अपने पैसे जो है ना वहां से ले सकते हैं। लेकिन उनके ऊपर अपने क्लाइंट का इतना बर्डन है या जो भी है, उनके लिए ये अजाफी जो है इन्होंने चूंकि एक ड्यूटी दी है, तो उस हवाले से जो उनके दो चार बंदे थे वो इन लोगों को डील नहीं कर सकते और प्रॉपर तरीके से कोई ब्रांच भी ये ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा है, जिस वजह से उन लोगों को मुश्किलात का सामना है। मैं ये अर्ज करना चाहता था डॉक्टर साहब। तो हाँ तो बता पेंशन दो। ना मिलने की वजह से वक्त पे मैंने ये भी सुना है कि पेंशनर्स के घरों में बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं, फाके की नौबत पहुंच चुकी है वहां। जी डॉक्टर साहब, ऐसे चूंकि उन लोगों से लोकल मीडिया ने जब पूछा कि आपको ये दुश्वारी, तो उनके मुख्तलिफ उन लोगों ने अपने बयान दिए और उन मुख्तलिफ बयानों में ये चीज़ भी वाज़ह हुई है कि उन लोगों को ज़ाहिर है वो टाइम सर जो उनको जो कुछ मिलना होता है वो उनको मिलता नहीं है। इस हवाले से उनकी तो डेफिनेटली है, जिस आदमी ने अपना कोई बजट बनाया है या जाके मैं लूंगा तो कोई आटा खरीदूंगा, चाय पत्ती खरीदूंगा, कोई चीनी खरीदूंगा, कोई दाल दलिया खरीदूंगा, ज़रा उसके लिए तो ये परेशानियां डेफिनेटली है डॉक्टर साहब। तो आटे का आपने जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूंगा कि आटे का जो बहरान इस वक्त चल रहा है और आटे की जो सब्सिडी खत्म की है, तो उस हवाले से क्या मुश्किलात हैं हमारे लोगों को वहां। देखिए जी डॉक्टर साहब, मैं अर्ज करूं कि मैं चूंकि जब हम मतलब हमारा बचपन था तो स्कूल दौर में उस वक्त डीपू हुआ करते थे। वो डीपू आज भी है, आटे के डीपू। जिस तरह पौनियले का आपने जिक्र किया, बड़े मजे की बात आ गई। इस पौनियले में दो बड़े डीपू हैं, आज भी हैं। इन डीपू में पहले जो है उस दौर में, यानी मैं ये आपको 70 से पहले कर रहा हूँ, तो यहाँ बाकायदा डीलर होते हैं। लोग जो है कुर्बो ज्वार से दूर दूर से भी लोग आके सब्सिडी पे जो है आटा लेके जाया करते थे, और जो भी था उस वक्त थोड़ा इजी था। तो ये है कि उस हवाले से वो सब्सिडी भी चूंकि मुख्तलिफ अदवार में जैसे जैसे हुकूमतें आती रही, आजकल तो ये सारी चीजें इन्होंने खत्म कर दी हैं, तो महंगाई का भी वो आलम है। तो ऐसे में तो लोगों को तो परेशानी तो डेफिनेट है। और आटे का बोरान इसलिए, और आटे का बोरान हो या ना हो डॉक्टर साहब, जब लोगों के पास है कुव्वत खरीद नहीं होगी, कोई पैसे की प्रॉब्लम होगी। ये तो थोड़ा सा खिता जिसमें जिसे आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, ये लोग बैरूनी ममालिक में, जिस तरह वलायत में आप जाके बैठे हुए हैं, तो माशाल्लाह चेहरा भी बड़ा खूबसूरत है आपका, और मैं देखे चेहरा मेरा भी अच्छा है, लेकिन मैं अंधेरे में बैठा हुआ आपको नजर ही नहीं आ रहा हूँ। तो ये इस तरह के वो बहुत बहुत सारे मुल्कों में, जिस तरह यूरोप में गए लोग और जाके अरबों के मुल्क में जाके मेहनत की, मशक्कत की, कोई अपनी दुकान बनाई, यहाँ कोई घर बनाया, ये तो सारी चीजें उससे हैं। या कोई ये पुंछ के लोग फौज में बहुत ज्यादा चले गए, क्योंकि मेरे अपने खानदान के कोई 45-44 लोग हैं जो सारे फौजी, इंक्लूड मेरा भाई और वालिद साहब भी फौजी थे। जब आप बात करते हैं बात थोड़ी आगे निकल जाती है डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि मेरी मजबूरी ये है कि मैं बाय आईडी, चूंकि मेरे पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का ड्राइविंग लाइसेंस है, और मैं चूंकि मेरा वालिद और मेरी वालदा अभी पेंशन ले रही है, तो मैं चूंकि अनफॉर्चुनेट ऐसे उसमें फंसा हुआ हूं कि मैं ना इधर का हूं ना उधर का हूं। तो इसलिए जब कोई सच्ची बात करता हूं तो उसमें भी मुझे कोई झिझक नहीं होती, और जब इनको कोई बुरा भला करता हूं तो फिर वालिद की तरफ या वालदा की तरफ जाना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लमों को, हमारी आवाम के लिए जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लमों को दुनिया में आप हाईलाइट करें और हमें की इस मुश्किलात से जो है निजात दिलवाएं। देखे मैं अंधेरे में बैठा हुआ आपसे डिस्कस, एक इंडिया के बहुत बड़े एक जनरल साहब से डिस्कस कर रहा हूँ, और मैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड में वहां बैठा हुआ हूँ जिसको बिग सिटी का दर्जा दिया गया, और वहां अंधेरे में बैठा हुआ। इससे बड़ी और सितम रेफी क्या होगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बताएं कि ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अगर आपने इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो आपको कोई हल्फ जो है उठाना पड़ता है,
किसी फॉर्म पे साइन करने पड़ते हैं और पाकिस्तान के साथ इलाहा के पाकिस्तान की वफादारी का हल्फ उठाना पड़ता है, ये इसके बारे में कुछ? देखे डॉक्टर साहब, मैं असल में अर्ज करूं कि मैं सारी जिंदगी, मैंने एक लेफ्ट की पार्टी थी उसके साथ सारी जिंदगी गुजार दी है, या इंसानी हकूक की एक आलमी तंजीम 99 में ऑर्गेनाइज करके तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूं। मेरा चूंकि ये जो है ना, मेरा तो बिलीव ही नहीं है इस इलेक्शन के ऊपर, और ना मैं डेप्थ में जाके इसके ऊपर कोई रिसर्च करता हूं। एक तो होता है ना कि कोई मेरा कोई मुल्क आजाद हो तो फिर मैं कोई बड़ा बड़ा बेहतर तरीके के साथ किसी इलेक्शन के ऊपर बिलीव करूं और ये करूं। मुझे तो इस चीज से तो बिल्कुल सिरे से आप कह सकते हैं कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और ना मैं कोई इसके ऊपर कोई कमेंट्स दे सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। आखिर में मैं चाहूंगा कि आपको हम रिलीफ दे दें, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, अंधेरा भी है, बच्चे भी आपके सो रहे हैं। आखिर में आप जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, उसको कैसे देखते हैं आप? देखें डॉक्टर साहब, मुझे तो, मैं चूंकि भारत के लोगों का जो मेरे दिल में जो इज्जत है हिंदुस्तान, वो इस वजह से है कि मुझे चूंकि इंसानी हकूक की आलमी तंजीम के रेफरेंस से मैं बाहर जो है ना एज ए एक्टिविस्ट जो है किसी प्रोग्राम में गया हूँ। श्रीलंका में एक जफना कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, तो चूंकि मुझे श्रीलंका या थाईलैंड या ये सेंट्रल एशिया के मुल्कों में मुझे इन लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है। बाकी मैंने तो यहाँ से तो मेरा ख्याल है 100 किलोमीटर भी हिंदुस्तान नहीं है, यहाँ तो मैं कभी गया नहीं हूँ। लेकिन जो इनका मैं वीडियो या जो चीजें मैं देख रहा हूँ, इनकी रोडें बनी हुई देख रहा हूँ, या श्रीनगर के एयरपोर्ट के हवाले से जब बात होती है, तो ऐसे में तो मेरे दिल में तो थोड़ा सा एक वो जागता है कि हमें भी ये चीजें मिलनी चाहिए, और हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, हमारे लोगों को ये इंसेंटिव मिलना चाहिए, और हमारे लोग भी खुशहाल हों, और ये इन लोगों की सुनी जाए, इनके लिए रोडें, इनके लिए ट्रेनें, इनके लिए कोई हेलीकॉप्टर सर्विस, बिल्कुल इनके ठीक है। लिए जो है ना कोई एयरलाइन की सर्विस ये होनी चाहिए। इसके लिए तो मैं चूंकि दुनिया देख के आया हूँ, मेरे पासपोर्ट के ऊपर भी, अब मैं यहाँ दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैंने भी दुनिया देखी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे राइट्स हैं जो हमेशा से वायलेट हुए हैं, इसके ऊपर तो वर्क होना चाहिए क्या। जी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने का। और ये थे सरदार फारूक साहब, अजीम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, पुंछ के रावला कोट से इनका ताल्लुक है। ये इस वक्त अंधेरे में बैठे हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। शुक्र ये है कि जब बिजली आई है तो बीच बीच में अपना फोन चार्ज करते रहे, जिसकी वजह से ये हमारे साथ जुड़ सके। नाजरीन, अब चलते हैं हम जनरल ए सिवाज साहब की तरफ, जो आपके जाने पहचाने हैं, टेरिटोरियल आर्मी के साबिक चीफ रहे, कश्मीर में सर्विस भी दी है। जनरल साहब, आपने बातें सुनी है सरदार फारूक करीम साहब की, क्या आपके एहसासात हैं, क्या महसूस करते हैं आप? देखो बिल्कुल मिर्जा साहब, जैसे सरदार करीम साहब की बात सुनी तो बड़ा दुख हुआ। ये जो हम सोचते थे, जैसे आप और हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि कैसी बुरी हालत है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान की, हम तो उस टाइम बातचीत ही करते थे। आज हमने अपने सामने देख लिया कि जिस प्रकार से सरदार करीम साहब बैठे हुए हैं और उनके घर में लाइट नहीं है। ये हम सपने में भी नहीं सोचते। अपने जम्मू एंड कश्मीर में 24 घंटे वहां पर लाइट है, बिजली है, पानी है, सड़कें हैं। जो बात वो कर रहे थे श्रीनगर एयरपोर्ट तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। टूरिज्म बहुत अच्छा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन हो रहे हैं। अभी सऊदी अरेबिया, बिल्कुल। यूएई $6 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। कोई कोई बिल्कुल। तो घाटे का सौदा तो कोई नहीं करता। इसका मतलब उनको लगा है कि हम तभी इन्वेस्ट करेंगे, उनको लगता है कि आगे बहुत स्कोप है। और कहाँ देखें, जिस प्रकार से उनके दिल से आवाज आ रही थी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, उनको ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें अच्छी हैं, ना उनके पास पीने को पानी अच्छा है। और आप देखें ना हॉस्पिटल आटा है, नहीं है। आटा नहीं है, पेंशनें नहीं मिली हैं वहां पर। इन्होंने ये बताया नहीं, वहां पर जो फौजी थे उनको पेंशनें नहीं मिली, वो वहां से निकल गए हैं। तो सच्चाई ये है कि ऐसी बुरी हालत है वहां पर। उनको अब कुछ बातें तो वो बता नहीं सकते, क्योंकि वो
वहीं पर रहते हैं तो उनका रहना बड़ा मुश्किल हो सकता है। और आपने भी बहुत अच्छा बोला, हम नहीं चाहते कि वो अपनी लाइफ को एक प्रकार से थ्रेटन कराएं और लेकिन मैंने कोशिश डेंजर में की है डालें। जनरल साहब कि आज के प्रोग्राम के जरिए मैंने कोशिश की है कि दर्शकों को एक झलक दिखाऊं कि वो बातें जो हम यहाँ करते हैं, वहां बिजली नहीं है, फलां जगह हड़ताल हो रही है, फलां जगह पानी नहीं है, वो अपनी आंखों से खुद देखें और सुन लें खुद वहां के लोकल जो है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है वो क्या कह रहे हैं। जनरल साहब, मैं चाहूंगा कि आपने भी मेरी तरह आज इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान की तकरीर सुनी। इस तकरीर के हवाले से मैं चाहूंगा कि आप अपना इजहार ख्याल करें। देखो, मैंने ये देखा आज जो इमरान खान की स्पीच थी वो एक फेयरवेल स्पीच नजर आ रही थी। वो कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस को जो अवाम को दे रहे थे स्पीच, उनको पता है नंबर उनके अगेंस्ट हैं और वो 3 अप्रैल के बाद मुझे नहीं लगता कि वो रह पाएंगे प्राइम मिनिस्टर। ये सच्चाई है। दो तीन बातें तो सच्चाई है ही है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। पाकिस्तान के अंदर असली पावर जो है इस्लामाबाद में नहीं है, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान सभी देशों के पास आर्मी है, पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और पाकिस्तान में जो भी होता है वो पाकिस्तान की आर्मी के करने से होता है। जिस प्रकार से इमरान खान की आज स्पीच थी, वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहते थे कि एक विक्टिम कार्ड है, वो एक सिंपैथी लेना चाहते थे, एक वो मार्टर की तरह जाना चाहते हैं। वो रिजाइन नहीं करेंगे। वो मुझे लगता है नंबर उनके साथ नहीं है। 3 अप्रैल को दूध और दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर मुझे लगता है ये लंबी रेस के घोड़े हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर मैं गिर भी जाता हूं तो 3 और 6 महीने के करीब ही के लिए नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी। वो पीपीपी और पीएमएलएन की होगी, जो कि शहबाज शरीफ के अंडर होगी। वो भी इतना अच्छा काम ना कर पाए क्योंकि ये दोनों पार्टियां हरदम अलग अलग थी और दोनों ऑपोजिशन में रही थी एक दूसरे के। तो मुझे लगता है उनका एम ये है कि अगर ये 3 6 महीने रहते हैं, अच्छा नहीं करते, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो वो एक प्रकार से अपने आप को दिखाएं कि जमहूरियत के लिए, अवाम के लिए उन्होंने अपनी जो है प्राइम मिनिस्टर की सीट का भी एक प्रकार से परवाह नहीं की। जिस प्रकार से वो बता रहे थे कि किस प्रकार से कुछ एक लॉ मेकर्स को पैसा दे के उनका जो वजूद को चेंज किया गया है। कहीं ना कहीं अमेरिका भी इन्वॉल्व बताया कि वहां से काफी पैसा आया है और वो नहीं चाहते कि इमरान खान रहे। और मुझे लगता है कि कुछ बातों में हो सकता सच्चाई हो, क्योंकि जिस प्रकार से वो दखल अंदाजी कर रहे थे, जिस प्रकार से उनकी, मुझे लगता है 3 बातें तो हुई हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी का कॉन्फिडेंस है जिस प्राइम मिनिस्टर पे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं जाता। कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और जनरल बाजवा के बीच में कुछ टसल हुई। उसके 3 रीजन हैं। एक तो पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि वो अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन रखे, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि उनकी ट्रेनिंग, उनका रहन सहन पाकिस्तान आर्मी का अमेरिका आर्मी से बहुत मिलता है, उनको फंड भी मिलते रहे। वो चाहते हैं वो रिलेशन होते हैं। जिस प्रकार से इमरान खान रूस में गए और वहाँ पर जब लड़ाई चली वहाँ पर रूस में ही थे, तो वो मुझे लगता है कि कोई पसंद नहीं किया गया। दूसरी बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट है डीजीआईएसआई, जो पुराने डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ हमीद थे, उनको लगा जनरल बाजवा को कि वो इमरान खान के नज़दीक होते जा रहे हैं और कहीं वो अंदरूनी फौज की बात भी वहाँ बताते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ हमीद को इन्होंने भेज दिया था काबुल में, जो तालिबान की गवर्नमेंट बनाई उसको आज तक किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया, ना पाकिस्तान ने। और उनके फैज जो हमीद, नेक्स्ट, फैज हमीद। हाँ, फ्याज हमीद। और इसी प्रकार से जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल नवीद अंजुम हैं, उनका जब डीजीआईएसआई बनाना था तो वो साइन नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगता है डीजीआईएसआई की उसमें भी कहीं ना कहीं उसने फ्याज हमीद को ये बताया था कि आपको मैं चीफ बना दूंगा आफ्टर बाजवा रिटायर्ड इन नवंबर। तो ये भी एक टसल थी। और कहीं ना कहीं भारत के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन करें और आगे बढ़े। मगर पाकिस्तान के जो इमरान खान थे, मुझे लगता नहीं वो चाहते थे कोई ज्यादा अच्छे रिलेशन हो। उन्होंने आर्टिकल 370 और 35A, जिसका कोई मतलब नहीं है, उनको समझ आना चाहिए ये इंटरनल इश्यू है।
भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आपकी हालात क्या हैं। अगर आप भारत के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा है, भारत को तो कोई खास फायदा नहीं। भारत की इकोनॉमी तो 10 से 12 गुना आपसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है एक हारे हुए जुआरी की तरह बात हो रही थी। इमरान खान अपने आपको एक प्रकार से मार्टर विक्टिम बनाने की, मुझे लगता है ज्यादा इलेक्शन रैली था और एक फेयरवेल स्पीच थी, इसके अलावा कुछ नहीं। वो मुझे नहीं लगता उनके साथ नंबर हैं। उनके पास जो नंबर हैं 172 होने चाहिए, 140 से 150 के बीच में उनके पास हैं। बाकी जो उनके खुद के लोग बागी हो गए हैं और कुछ जो उनकी जो पार्टियां थी, छोटी छोटी पार्टियां जो उनके साथ थी, अलायंस पार्टनर, वो भी उनके साथ छोड़ गए। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक सिंपत्ति और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। अवाम को एक चाहते थे कि सिंपत्ति आए और एक इलेक्शन रैली थी। उनको लगता है उनका जाना तो मुकर्रर है। अगर आगे इलेक्शन होते हैं 3-6 महीने में, मुझे लगता है वो उसकी तरफ ज्यादा तैयारी कर रहे थे। मिर्जा साहब। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और उन्होंने कहा कि 370-35 से हटा के भारत ने इंटरनेशनल वायलेशन की है। हालांकि ये भारत का एक अंदरूनी मामला है और यूनाइटेड नेशन की किसी करारदाद में, किसी रेजोल्यूशन में, किसी डॉक्यूमेंट में 370 का कोई जिक्र नहीं है कि ये 370 जो है ये बाइंडिंग है। तो इसलिए ये उनकी एक बिल्कुल ही फजूल बात थी। फिर उन्होंने जो है वो भारत के ऊपर तो उस तरह से बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम अब जो है वो बैरूनी मदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि फ्रीडम ब्रिगेड 313 इस वक्त रिक्रूटमेंट्स कर रही है पीओजेके में, और रावलाकोट में उसका क़याम हुआ और वो जो है समर ऑफेंसिव की घोषणा है कि वो शायद समर ऑफेंसिव शुरू करें। तो ये सारी सूरत हाल है। जनरल साहब, आप बहुत सारे भारत के चैनलों पे आप जाते हैं, वहाँ बात करते हैं पीओजेके के हवाले से भी। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जब आइंदा कोई ऐसा मौका आए तो वहाँ सरदार फारूक करीम साहब के साथ आपका जो आज इंटरेक्शन हुआ है, इसको ज़रूर आप मेंशन करें ताकि लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो। और आपने देखा कि वो कहना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन वो उनकी गुफ्तगू से अया था कि वो क्या चाहते हैं। आपका जनरल साहब हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को रात लंदन टाइम के मुताबिक 6:30 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद।